नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर स्वागत। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस थंबनेल के माध्यम से आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो हम लोग टारगेट करेंगे दिल्ली पुलिस 2025 की वैकेंसीज को। आप लोगों को पता चल ही गया होगा, दिल्ली पुलिस ने हाल ही में अपनी वैकेंसीज जारी की हैं, जिसमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और ड्राइवर की वैकेंसीज आई हैं। एसएससी इनके एग्जाम लेंगी, जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट कांस्टेबल की है। तो हम लोग भी अपने वीडियोज़ के माध्यम से कांस्टेबल के ही एग्जाम को टारगेट करेंगे दोस्तों। अगर कांस्टेबल के ऑफिशियल सिलेबस को देखा जाए तो यहां पे टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और ये जो 100 क्वेश्चन होंगे इसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो आपको दिया गया है 50 क्वेश्चन का, वो दिया गया है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का। तो हम लोग भी अपने वीडियो में इसी पोर्शन को डील करेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो 50 क्वेश्चन और बचेंगे दिल्ली पुलिस के, उसमें 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे, 15 क्वेश्चन मैथ के होंगे और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। तो यहां पे आप जो 50 क्वेश्चन वाला, यानी कि कम से कम दिल्ली पुलिस के लिए जो आधा वेटेज है जीके और करंट अफेयर्स का, वो हम लोग अपने इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट आपके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है दोस्तों, ये पूरा का पूरा दिल्ली पुलिस के एग्जाम के पैटर्न और स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को करते हो और आपने अपनी तैयारी जारी रखी है, तो एक तरीके से आपको यह पता चल जाएगा कि आपका जो तैयारी का लेवल है वो कहां तक पहुंचा है। जैसे कि अगर आप 50 क्वेश्चंस में अगर 35 या 40 भी अभी स्कोर कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छे लेवल पे हो, और अभी आपके पास 3-4 महीने और मिलेंगे, इसमें आप और धुरंधर तैयारी करके पूरा का पूरा दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल पेपर इस बार क्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको आज का पहला प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस तरह के और भी प्रैक्टिस सेट आपके लिए बनाए जाएंगे और इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ है 7 नदियों से प्रभावित होने वाला क्षेत्र। इन 7 नदियों में एक नदी थी झेलम। तो दोस्तों इसका प्राचीन नाम क्या था? तो सबसे पहले आप ये देख लो कि सप्त सैंधव का मतलब होता है 7 नदियों का क्षेत्र, जिसमें 7 नदियां आती हैं, जिन्हें आज के टाइम में क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले सिंधु, सिंधु के अलावा झेलम, झेलम के अलावा यहाँ पे चिनाब, चिनाब के अलावा ब्यास, रावी, सतलज, इसके अलावा सरस्वती या घग्गर जिसको हम बोलते थे। ठीक है दोस्तों, तो यही वो 7 नदियां हैं जिनको सप्त सैंधव बोला जाता था। लेकिन ये तो इनके आज के नाम हैं, प्राचीन टाइम में इनको अलग नाम से जाना जाता था। तो आपसे दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछा जा रहा है कि झेलम को प्राचीन टाइम में क्या बोलते थे? तो इसका नाम था वितस्ता। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा कि अन्य नदियों के क्या नाम थे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, चिनाब को अस्किनी बोला जाता था, रावी को परुशनी बोला जाता था, सतलज को सतुद्री बोलते थे, ब्यास को विपाशा बोलते थे, इंडस को सिंधु बोलते थे। ऐसे ही जो गंडक है, गंडक को सदा नीरा बोलते थे। तो ये जो प्राचीन नदियों के नाम हैं, ये आपके आने वाले एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित लिखी है? तो बहुत बार आपसे कांस्टेबल पेपर में डायरेक्ट पूछ लेंगे कि बुद्ध की जीवनी का नाम बताइए, तो उनकी जीवनी का नाम है बुद्ध चरित। अब ये बुद्ध चरित लिखा किसने? तो ये याद रखिएगा, अश्वघोष ने। अश्वघोष एंशिएंट इंडिया के एक बहुत ग्रेट ऑथर थे, जो एक कुषाण वंश का राजा था, कनिष्क, नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसी के समकालीन थे। तो ये नाम आप याद रखिएगा, अश्वघोष। अश्वघोष इसलिए भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बौद्धों का जो समितियां होती थी, उन्होंने एक्चुअल में 4 कमिटीज अपनी की थी, और जो उनकी लास्ट कमिटीज थी उसको प्रेसिडेंट इन्होंने ही किया था, अश्वघोष ने। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हु बिल्ड द कोणार्क सन टेम्पल, यानी कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? तो उनका नाम याद रखिएगा, नरसिम्हदेव प्रथम। दोस्तों ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये भारत के उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है। तो कई बार आपसे ये डायरेक्ट पूछ लेंगे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है। आज के समय में आपका जो 10 रुपए का नोट चल रहा है नया वाला, उसके पीछे आप देखोगे तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का ही फोटो बना हुआ है। ये इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि 1984 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया हुआ है। इसके अलावा भारत में और भी सूर्य मंदिर हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लेकिन इनमें से आपको 2 और याद रखने हैं। एक जम्मू कश्मीर का मार्तंड सन टेम्पल और दूसरा गुजरात का मोढेरा सन टेम्पल, जिन पर क्वेश्चन बनता रहता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं,
शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क किस नाम से जानी जाती है? शेरशाह सूरी का इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है और शेरशाह सूरी ने इंडिया के ट्रेड को ग्लोबली एक्सपेंड करने के लिए एक स्पेशल सड़क बनवाया था, जिसको उस समय शेरशाह सूरी मार्ग बोला जाता था। लेकिन आज के डेट में इस सड़क को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, जीटी रोड यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड। ये दोस्तों शेरशाह सूरी ने जब इस सड़क को बनवाना शुरू किया था तो चटगांव नाम का एक जगह था बंगाल में उस टाइम, वहां से होते हुए ढाका, ढाका से पटना, रांची होते हुए बनारस, प्रयागराज, आप देख पा रहे होंगे, आगरा, नई दिल्ली, चंडीगढ़, लाहौर, फिर इस्लामाबाद होते हुए काबुल तक वो रास्ता बनवाया था। तो कई बार पेपरों में पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी ने जो जीटी रोड या फिर शेरशाह सूरी मार्ग बनवाया था वो कहां से कहां बनवाया था? तो काबुल से लेकर बंगाल में चटगांव, ढाका या कोलकाता, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय अपॉइंट किया गया था? ठीक है, वायसराय का जो पोस्ट था ये पोस्ट 1958 में आया, जब 1858 में आया, जब 1857 में जो ग्रेट रिवोल्ट हुआ, हमारा महान क्रांति जो 1857 की हुई, उस क्रांति के बाद अंग्रेजों को लगा कि यार इंडिया को अब और दबा के रखना है, तो उन्होंने गवर्नर जनरल के पोस्ट को रीनेम किया और वायसराय रख दिया। तो आपको पता है ही, जो 1857 की क्रांति हुई थी वो किसके टाइम हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के टाइम। तो वो इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल था और उसी को फिर रीनेम कर दिया गया एज अ वायसराय। तो यहां पे याद रखिएगा कि ब्रिटिश द्वारा भारत का पहला वायसराय कौन अपॉइंट हुआ था? लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? दोस्तों ये जो संविधान सभा है इसी ने हमारे संविधान को फ्रेम किया यानी कि बनाया। संविधान को बनाने में टोटल कितने दिन लगे हैं? तो संविधान को बनाने में टोटल लगे हैं 2 साल 11 महीने और 18 दिन। और इसमें संविधान सभा में बहुत सारे मेंबर्स थे, उन सभी मेंबर्स में जो एक मेंबर को यहाँ पे हेड बनाया गया था। तो जो पहला मेंबर था इसमें, उनका नाम याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। इनको पहले दिन एज ए मतलब टेम्पोररी प्रेसिडेंट के रूप में या फिर चेयरमैन के रूप में बैठाया गया। बाद में इस संविधान सभा का जो परमानेंट चेयरमैन बनते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। तो ये याद रखिएगा, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन पेपरों में आते हैं कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है और अस्थायी। अस्थायी का मतलब एक दिन के लिए वो बने थे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची का क्या मतलब होता है, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट जो भी एडमिनिस्ट्रेशन करती है, प्रशासन करती है, तो उसके लिए वो कुछ सब्जेक्ट्स चुनती है और उन सब्जेक्ट्स को वो स्पेशली 3 लिस्ट में बांटती है, जिसमें एक सेंट्रल लिस्ट होता है या यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट होता है और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट होता है। सेंट्रल या फिर यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कि जनगणना हो गया या फिर आर्मी हो गई या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार को होता है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जिनमें वो विषय डाले जाते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को होता है, जिसमें पुलिस होती है, कृषि होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप यहाँ पे उसको स्टेट में डाल देते हो। कंकरेंट लिस्ट में वो चीज़ें आती हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है, यानी कि केंद्र सरकार भी इन पर कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। तो ये कंकरेंट लिस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था ये भारत में किस देश से लिया गया है? तो ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से। अब यहाँ पे आप देखिए, बहुत सारे हमारे यहाँ पे जो संविधान है, कहते हैं ना कि भारत का संविधान उधार का संविधान था, तो हमने एक्चुअल में किस देश से क्या लिया है ये याद रखिएगा। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम लोगों ने उस समय के सोवियत संघ यानी कि आज के रसिया से लिया था। नेशनल इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट जर्मनी से लिया गया था, या कंकरेंट लिस्ट जिस पर क्वेश्चन था वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। सब बहुत ज़्यादा पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हम आयरलैंड के संविधान से लिए थे। इसके अलावा जो हमारे अमेंडमेंट प्रोसीजर होता है, संविधान में संशोधन करने का जो तरीका होता है, वो हम साउथ अफ्रीका से लिए हुए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी कि अनटचेबिलिटी का?
भारत में छुआछूत एक बहुत बड़ी समस्या थी। जो अनुसूचित जाति के लोग थे, जनजाति के लोग थे, इनको अछूत माना जाता था। तो जब हमारा संविधान आया तो संविधान में ये बोला गया कि इस तरह का व्यवहार जो भी करेगा उसको बहुत ज़्यादा दंड वगैरह दिया जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा उन्मूलन हुआ अनटचेबिलिटी का, वो हमारे संविधान में किस आर्टिकल के तहत है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 17 दोस्तों। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का जो पोस्ट है वो आर्टिकल 63 में है। और जैसा कि आपको पता चली गया होगा, रिसेंटली हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, उन्होंने किन्हीं कारणों से रिजाइन किया था और उसके बाद फिर चुनाव हुए और चुनाव के बाद भारत को अपना 15वां उपराष्ट्रपति मिल गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि भारत का नया 15वां उपराष्ट्रपति कौन बना है और इन्होंने चुनाव में किसको हराया है। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which constitutional amendment known as mini constitution gave effect to the recommendation of स्वर्ण सिंह कमेटी? यानी कि लघु संविधान के नाम से प्रसिद्ध किस संविधान संशोधन ने स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों को प्रभावी बनाया था? तो देखिए, जो स्वर्ण सिंह समिति है एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड समिति है, जिसके रिपोर्ट के हिसाब से 1976 में हम लोगों ने एक अमेंडमेंट किया जिसको बोला जाता है 42वां संविधान संशोधन। और इसमें इंदिरा गांधी की सरकार उस टाइम थी, इमरजेंसी का समय चल रहा था, तो इंदिरा गांधी ने इतना सारा संविधान में परिवर्तन कर दिया कि इस परिवर्तनों को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घटते आकार में सौर मंडल के 4 सबसे बड़े ग्रह कौन से हैं? यानी कि सबसे बड़ा तो आपको पता है ही, सबसे बड़ा आपका बृहस्पति होता है। इसके अलावा शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये जो है 4 घटते हुए क्रम में आपके हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हो दोस्तों, ये पूरा का पूरा सौर मंडल है और सौर मंडल में आपके पास 8 ग्रह होते हैं। 8 ग्रह में 4 ग्रह इधर होते हैं और 4 ग्रह ये जो लास्ट वाले 4 ग्रह हैं ये काफ़ी साइज में बड़े हैं। इनमें सबसे बड़ा है जुपिटर, इसके बाद सैटर्न यानी कि शनि, इसके अलावा यहाँ पे यूरेनस और नेपच्यून भी हैं। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन आपसे बन जाए कि हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो याद रखिएगा मरकरी यानी कि बुध। और सूर्य से सबसे नजदीक भी कौन सा है, तो वो भी मरकरी। अगर सूर्य से पूछ ले सबसे दूर कौन सा है, तो नेपच्यून। ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? तो आप अगर पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखोगे तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको क्रस्ट बोलते हैं, फिर मेंटल होता है और सबसे नीचे होता है कोर। तो जो क्रस्ट है यहाँ पे उसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या मिलता है। तो क्रस्ट को एज ए सियाल के नाम से भी जाना जाता है, सिलिकॉन यानी एल्युमिनियम। तो यहाँ पे जो एल्युमिनियम है ये सबसे ज़्यादा मिलता है। अगर हम यहाँ पे मेंटल की बात करें तो इसको सीमा बोलते हैं, और अगर कोर की बात करें तो इसको निफे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ निकिल और फेरस ज़्यादा मिलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक तरफ आपको क्रॉप्स दिए गए हैं और दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि उनके लीडिंग जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो, और आप उनको मैच करो। जैसे चावल दुनिया में सबसे ज्यादा कौन पैदा करता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा चीन। मेज यानी कि मक्का सबसे ज्यादा कौन करता है, हमेशा से अमेरिका। इसके बाद रबर सबसे ज्यादा थाईलैंड में पैदा होता है, शुगर केन ब्राजील में। तो अब इसके हिसाब से अगर हम मैच करें, ए का हो गया आपका 3, तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ये सी आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पूर्व में स्थित है? अब देखो आप, ये इंडिया का मैप है, ठीक है। अब इंडिया के मैप में आपको पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह है, साउथ में श्रीलंका वगैरह है, नॉर्थ में ये चाइना वगैरह है। तो ईस्ट में अपने कौन है, तो ईस्ट में यहाँ पे बांग्लादेश और म्यांमार 2 दिख रहे हैं। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा बांग्लादेश। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज एन इफेक्टिव बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड। LAC आज के टाइम में एक इफेक्टिव बॉर्डर है। एक्चुअल में वो दूसरी लाइन है जो भारत और चाइना के बीच की जो इफेक्टिव लाइन है, वो
मतलब जो नेचुरल लाइन है, जिसको हम कह सकते हैं कि खींची गई थी दोनों देशों की सहमति से, वो दूसरी लाइन है। लेकिन चाइना ने इलीगली भारत का बहुत ज़्यादा एरिया कैप्चर कर लिया है, जिसको अक्साई चीन बोलते हैं। तो आज की डेट में चाइना जहां तक कंट्रोल करता है, अगर उस इफेक्ट पे देखे लाइन, तो वो LAC लाइन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये लाइन, ये आपको जो दिख रहा है, ये रेड कलर की लाइन, ये LAC। और इंडिया का इतना सारा हिस्सा यहाँ पे, ये अक्साई चीन वाला हिस्सा जो है कि यहाँ पे चाइना ने कंट्रोल करके बनाया हुआ है। ऐसे ही ये जो ब्लू वाली लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, ये लाइन, इसको LOC बोलते हैं, क्योंकि इतना हिस्सा, कश्मीर वाला जो भारत का हिस्सा है, इसको पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखा है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो इफेक्टिव लाइन है वो क्या है, तो वो है LOC। और चाइना और इंडिया के बीच जो इफेक्टिव लाइन है वो है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और वो है लाइन ऑफ कंट्रोल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाथुला दर्रा भारत के को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा का जो लोकेशन है वो सिक्किम में है, पहले तो ये समझ लो। अब सिक्किम भारत के किस पड़ोसी देशों से सटता है? तो सिक्किम बॉर्डर शेयर करता है भूटान से भी, नेपाल से भी और चीन से भी। लेकिन नाथुला दर्रा का जो लोकेशन है वो चीन के बॉर्डर पर है। तो भारत और चीन के बीच में प्राचीन टाइम से जब भी ट्रेड हो रहा है तो वो नाथुला दर्रे से हो रहा है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा किस देश के साथ ये पड़ोसी दर्रा जोड़ रहा है हमें, वो चीन के साथ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के दाहिनी तटवर्ती सहायक नदी है? देखो, गंगा रिवर जब फ्लो करती है तो ढेर सारी नदियां गंगा में आकर मिलती हैं। जब कोई नदी ऐसे फ्लो करती है तो उसके राइट हैंड से जो रिवर आकर मर्ज होगी उसमें राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, और जो लेफ्ट हैंड से आकर मर्ज होगी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। तो अगर हम इधर से देखें गंगा में मर्ज होने वाली इंपॉर्टेंट रिवर्स, तो रामगंगा हो गई, गोमती हो गई, इधर गंडक हो गई, कोसी हो गई, महानंदा हो गई, बहुत सारी रिवर्स हैं। लेकिन साउथ इधर लेफ्ट हैंड से अगर राइट हैंड से अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपकी एक यमुना होगी जो प्रयागराज में मर्ज होती है, और एक साउथ इंडिया से आकर नदी मर्ज होती है जो सोन है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं सोन, तो ये भी आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पेपरों में आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक ऐसे मौसम की पहचान कीजिए जो भारत की 4 ऋतुओं का हिस्सा नहीं है। देखिए, बेसिकली इंडिया में 4 ऋतुओं को माना जाता है, गर्मी का, सर्दी का, ये तो सबको पता है। अब कंफ्यूजन यहाँ पे 2 है, एक साउथ वेस्ट मानसून सीजन, एक साउथ ईस्ट मानसून सीजन। ठीक है, तो अब अगर हम इंडिया के मैप को देखें तो इंडिया में जब मानसून ऐसे आते हैं तो इस तरीके से जब मानसून केरल या पूरे इंडिया में फैलते हैं तो इस मानसून को बोला जाता है साउथ वेस्ट, क्योंकि ये साउथ हो गया और वेस्ट, तो साउथ वेस्ट से आते हैं इसलिए साउथ वेस्ट हो गया। और जब मानसून यहाँ से जाने लगते हैं तो इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। तो ये 2 और बाकी 2 ऊपर के शीत और ग्रीष्म ऋतु। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है? वो है साउथ ईस्ट, क्योंकि साउथ ईस्ट का मतलब हो गया ये पोर्शन। अब यहां से कभी भी कोई भी हवा या मानसून हमारे देश में एंट्री नहीं करता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक तरफ आपके खनिज दिए हुए हैं यानी मिनरल्स, और दूसरी तरफ उनके स्टोर रीजन दिए हुए हैं। अब आपको बोला जा रहा है कि इसको आप करेक्टली मैच करो। तो देखो, यहाँ पे जो तांबा होता है, पहले बाक्साइड से देखते हैं। बाक्साइड लोहारदगा, अभ्रक भीलवाड़ा, कोयला यहाँ पे झरिया, और तांबा झुंझुनू। तो इसके हिसाब से आपका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज। ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना या गोल्डन क्वाड्रिलैटरल योजना, जिसमें भारत के 4 बड़े महानगर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को कनेक्ट किया गया है हाईवेज के माध्यम से, ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, और इन्होंने इस प्रोजेक्ट को पूरा भी करवाया। तो ये बहुत बार पेपरों में दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा शहर, ये 4 जो ये हमारे क्वाड्रिलैटरल गोल्डन है, इसमें कौन सा शहर है या नहीं है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एन इकोनॉमिक सिस्टम कंबाइनिंग प्राइवेट एंड स्टेट इंटरप्राइज इज कॉल्ड है। देखो, एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम की बात हो रही है जहां पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर को एग्जिस्ट कर रहे, तो ऐसे सेक्टर को बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी, और इंडिया वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है दुनिया में मिक्स्ड इकोनॉमी का। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए पेपर में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल में कि मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट किस देश ने दिया था, तो वो याद रखिएगा फ्रांस ने। ठीक है,
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम जीएनपी टू अराइव एट एनएनपी। यानी कि अगर हमको जीएनपी से एनएनपी को प्राप्त करना है तो हम उसमें क्या डिडक्ट करेंगे। तो देखो दोस्तों, पहले तो आप ये समझ लो जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेशनल प्रोडक्ट यहां पर भी है, नेशनल प्रोडक्ट यहां पर भी है। जो वर्ड यहां पे डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वो ग्रॉस और नेट का, ठीक है। तो ग्रॉस और नेट का पूरी इकोनॉमिक्स में जो अंतर होता है, चाहे वो कहीं पर डेटा में हो, ग्रॉस इनकम हो, नेट इनकम हो, ग्रॉस टैक्स हो, नेट टैक्स हो, जहां पर भी ग्रॉस और नेट आएगा, ग्रॉस मतलब सकल और नेट मतलब निवल, उसका मतलब होता है डेप्रिसिएशन। तो ये चीज बिल्कुल याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट डेटास इन इकोनॉमी, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और समझिएगा, डेप्रिसिएशन होता क्या है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है दोस्तों कि जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस में लगते हैं तो उसमें जो भी प्रोड्यूसिंग चीज़ें होती हैं, उनमें जो कह सकते हो एक तरीके से कि जो टूट फूट होती है मशीनरी में, या जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। देखिए, एक तरफ 5 ईयर प्लान दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके प्राइम मिनिस्टर्स कौन थे उस टाइम वो दिया गया है। तो आपको पता होगा ही, भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी। अब भारत में पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनाई जाती हैं। अब अगर हम इनके पहले टाइम देखें तो जो छठी पंचवर्षीय योजना थी, इसका ड्यूरेशन 1980 से लेकर 85 तक माना जाता है। 5th 5 ईयर प्लान का जो ड्यूरेशन है ये 1974 से लेकर 79 तक इसको हम मानते हैं। 4th 5 ईयर प्लान जो था, हाँ 1 साल पहले ये समाप्त हो गया था, वो अलग चीज़ है। 4th 5 ईयर प्लान का जो टाइम होता है दोस्तों, ये होता है आपका 1969 से लेकर 74 तक। इसके अलावा जो 7th 5 ईयर प्लान है ये आपका होता है 1985 से लेकर 90 तक। तो अब इस बीच में देश के प्रधानमंत्री कौन कौन थे, तो सबसे पहले देख लेते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। 80 से 85 के बीच राजीव गांधी थे, तो यही आपका यहाँ पे गलत हो गया। 5th 5 ईयर प्लान देखें, क्या 74 से 79 के बीच इंदिरा गांधी थी, तो ये बिल्कुल सही हो गया। 4th 5 ईयर प्लान, यहाँ पे 4th का टाइम है 69 टू 74, 74 तो जवाहरलाल नेहरू तो 64 में ही मर गए थे। 7th 5 ईयर प्लान का टाइम है 85-90, नरसिम्हा राव तो 91 में देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने कौन सा नारा भी उस टाइम दिया था, गरीबी हटाओ का। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की थी। तो देखो, मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये इंडिया में 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके पहले भारत में जो मॉनेटरी पॉलिसी होती थी, इस मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने का जो काम होता था वो कौन करता था, तो वो करता था आरबीआई। लेकिन 2016 में मोदी जी ने एक चेंज किया, बोला कि आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी में पूरी मोनोपोली नहीं देंगे, अब हम आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों मिलकर क्या करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाएंगे। और एक कमिटी बना उस साल, जिसमें 6 मेंबर्स रखे गए, 3 मेंबर्स रखे गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और 3 मेंबर रखे गए आरबीआई की तरफ से। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2016। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नियम बताता है कि स्वाद और पसंद स्थिर रहने पर, यानी कि यहां पे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को बोल रहा है कि कांस्टेंट रहेगा, आय बढ़ने पर भोजन पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात घटता जाता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप अमीर होते जाते हो तो आप जो मतलब कि कंजम्पशन पे, स्पेशली जो भोजन वगैरह पे आपका इनकम का परसेंटेज होता है वो कम होता जाता है। देखिए, वहाँ पे टोटल अमाउंट कम नहीं होगा। जैसे अब इसको आप ऐसे समझो, अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो, ठीक है, तो 100 रुपए में आप पहले क्या कर रहे थे, 80 रुपए आप किस पे खर्च कर दे रहे थे, भोजन पानी पे। तो ये कितना परसेंट हो गया, 80% हो गया। अब आप यहाँ पे कर रहे हो कि आप 500 रुपए अब कमाना शुरू कर दिए। 500 में आपने अब क्या किया, अब 200 रुपए अब आप भोजन पे खर्च कर रहे हो। आप 80 रुपए पहले खर्च करते थे, लेकिन अब 200 कर रहे हो। लेकिन अगर हम परसेंटेज देखें तो ये 200% कितना हो जाएगा उसका, 500 का, तो ये याद रखिएगा, ये लगभग हो जाएगा 40%। तो अब आप 40% जो है कि पैसा खर्च कर रहे हो, ठीक है। तो ये
क्वेश्चन यही कई बार पूछा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो कंजम्पशन पे जो होने वाला उसका खर्चा होता है उसका वो परसेंटेज क्यों गिरता है। तो ये नियम दिया था एंजल ने, इसको एंजल लॉ बोलते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा नियम और से का भी है, बाजार का नियम जिसको बोलते हैं। ये कहते हैं कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी कि आप सप्लाई करते जाओ, डिमांड की चिंता मत करो, सप्लाई खुद अपने आप डिमांड बना लेगी। एक और यहाँ पे अर्थशास्त्री का नाम दिख रहा होगा ग्रेसम का। ग्रेसम भी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और इन्होंने अपना नियम दिया था कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी फ्रॉम द सर्कुलेशन इन एनी इकोनॉमी। यानी कि अगर आप मार्केट में अच्छी मुद्रा और बुरी मुद्रा दोनों डालते हो, अच्छी मुद्रा और बुरी मुद्रा का मतलब कि एक तरफ कागज के कड़े कड़े नोट और दूसरी तरफ फटे पुराने नोट, तो आप देखोगे कि जो कड़े कड़े नोट यानी कि करेंसी अच्छे नोट हैं वो घर में घुस जाएंगे या पर्स में रख लिए जाएंगे, और दूसरी तरफ जो खराब नोट होते हैं वही मार्केट में सर्कुलेट होंगे, क्योंकि हर कोई सामने वाले को खराब से खराब नोट ही देना चाहता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को या किसी भी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले किसी भी वस्तु के पास दो चीजें होती हैं, एक मास होता है और दूसरा वेट होता है। ठीक है, मास कभी भी नहीं चेंज होता, चाहे वो मेरा मास हो या फिर किसी पिंड का हो, किसी अन्य वस्तु का हो। ये जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान हमेशा पूरे यूनिवर्स में क्या होगा, स्थिर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लो कि द्रव्यमान बदलता है, गलत हो गया। भार और द्रव्यमान और दोनों वही रहते हैं, भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान वही रहता है, तो ये बिल्कुल सही है। अब भार बदलता है, भार क्यों बदलता है ये मैं समझा दूं। किसी भी वस्तु का जो वेट होता है वो उसके मास यानी कि द्रव्यमान और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है यानी कि जी, जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स कह लो या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कह लो, उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो mg ये इसके बराबर होता है किसी भी वस्तु का जो होता है भार। अब पृथ्वी पर g की जो वैल्यू होती है, अगर हम चंद्रमा पे जाते हैं तो ये g वहां पर 1/6 कम हो जाता है। तो इसी वजह से किसी भी वस्तु को अगर आप चंद्रमा पर ले जाते हो तो जो उसका भार होता है वो वहां पर 1/6 क्या होता है, कम हो जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वेव्स इज यूज्ड फॉर कम्युनिटी ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो देखो, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, ये जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं जिनको हम ऊपर भेजते हैं, वहां पर किस तरंग का उपयोग किया जाता है संचार के लिए। तो याद रखिएगा, रेडियो वेव्स। इसके बाद दोस्तों एक तरफ आपका कुछ एसिड दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उसके सोर्सेज दिए हुए हैं। जैसे फार्मिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये चींटियों से मिलता है। जब चींटियां हमें काटती हैं तो वो हमारे बॉडी में थोड़ा सा फॉर्मिक एसिड रिलीज करती हैं, जिससे वहाँ पे खुजली वगैरह शुरू होती है। सिट्रिक एसिड ये नींबू वगैरह से मिलता है और टार्टरिक एसिड जो है कि ये इमली से प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन मैच कर लो, ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 2, ठीक है, और सी का हो जाएगा 1 मिनट, ए का हो गया 3, ठीक है, बी का हो गया यानी कि साइट्रिक एसिड आपका हो गया 1, तो बी का हो गया 1, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, बी का 1 हो गया, और ठीक है, और ये यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी थी, ये सही कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। तो ये याद रखेगा, विटामिन के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक तरफ आपके कुछ ऑर्गेनल दिए हुए हैं जो हमारे सेल में पाए जाते हैं और दूसरी तरफ उसके फंक्शन दिए हुए हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, तो वो एनर्जी जनरेशन करता है, इसीलिए तो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। दूसरी तरफ राइबोसोम का क्या काम होता है, तो पहले 1 का डी हो गया, तो 1 का डी हो गया, अब 2 का ए हो गया, यानी कि राइबोसोम हमारे बॉडी में क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। केंद्रक, केंद्रक क्या करता है, पूरे के पूरे सेल की जो एक्टिविटीज होती है उसको रेगुलेट करता है। इसके अलावा लाइजोसोम्स क्या करते हैं, तो ये करते हैं हमारे सेल के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार फिर से आपको मैच करना है, एक तरफ कुछ बीमारियां हैं और दूसरी तरफ किसकी कमी से वो बीमारियां होंगी। जैसे कि आप देख लो, घेंगा रोग बड़ा ही फेमस रोग है, इसमें गले का जो ग्वाटर होता है वो बढ़ जाता है। तो ये जो घेंगा रोग होता है ये किसकी कमी से होता है, तो ये याद रखिएगा, आयोडीन की कमी से। एनीमिया महिलाओं में होने वाला एक बहुत फेमस रोग है, बहुत ज़्यादा एनीमिया महिलाओं में स्पेशली रक्त की कमी से हो जाती है, ठीक है। वीक बोन्स और मसल्स, तो यहाँ पे पहले मैच कर लेते हैं, 4 का हो गया ए,
ठीक है। और इसके अलावा 3 का हो गया बी, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। और क्वेश्चर का हो गया प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से, और वीक बोन्स वगैरह ये कैल्शियम की डिफिशियंसी से, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टैटिक जीके के पोर्शन से हम लेते हैं, मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था। मदर टेरेसा आज तक के इंडिया की हिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली इकलौती महिला हैं इंडिया की तरफ से। और इनको ये जो नोबेल मिला था दोस्तों, याद रखिएगा 1979 में। किस सेक्टर के लिए मिला था, तो पीस के लिए। अब तक भारत की तरफ से कुल 9 लोगों को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। अगर हम नोबेल प्राइज के फर्स्ट विनर की बात करें तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इंडिया के लिए पहला नोबेल प्राइज किसने जीता था, किस साल जीता था और किस लिए जीता था। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड किस साल स्थापित हुआ था। तो और नाबार्ड स्थापित हुआ था शिवारमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे 1982 में। नाबार्ड का सबसे बड़ा काम होता है भारत में कृषि और ग्रामीण शाख को क्रेडिट करना, यानी कि कृषि और ग्रामीण के लिए जब भी लोन या फिर क्रेडिट चाहिए वो नाबार्ड वहां पे फुलफिल करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक तरफ कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, जैसे कि पेपर में आप देखते हो पूछता है जल दिवस कब मनाते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, और दूसरी तरफ वहां पे वो तारीख, तो इसको मैच कर लेते हैं। टाइगर डे आपको पता है, टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वेटलैंड डे, यानी कि ए का हो गया आपका 3, ठीक है। बी इंटरनेशनल टाइगर डे, बी का हो गया 1, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो भारत में आज के डेट में न्यूक्लियर सेक्टर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियलिटी है और बहुत लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। हमारा पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा के नाम से लगाया भी गया था, लेकिन ये सारा का सारा काम इंडिया में इनिशिएट किया था, बिल्कुल नाम याद रखिएगा, होमी जहांगीर भाभा, जिनको हम बोलते हैं भारत का फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। तो टाइगर्स पे लगातार खतरे थे, टाइगर्स की संख्या लगातार कम होती जा रही थी, तो भारत सरकार ने टाइगर्स को बचाने के लिए किस साल प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था, याद रखिएगा वर्ष 1973। इस प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इंडिया में ढेर सारे टाइगर रिजर्व अनाउंस किए जाते हैं, और एज ऑफ, बिल्कुल अपडेटेड डेटा बता रहा हूं, एज ऑफ सितंबर 2025 इंडिया में इस समय करेंट टाइगर रिजर्व्स की संख्या 58 है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगर जैसा कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको आने वाले प्रैक्टिस सेट में जरूर बता दूंगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी हमारे देश का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिमालय में प्लेस है, जो कुमायूं हिमालय का सबसे हाईएस्ट पीक है। कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में स्थित है, इसलिए नंदा देवी भी कहाँ स्थित हो जाएगा, उत्तराखंड में। अब बात करते हैं बीएसआर की, यानी बायोस्फीयर रिजर्व की, तो इसको अनाउंस करने की जिम्मेवारी होती है यूनेस्को की। इंडिया में इस समय कुल 18 बीएसआर हैं, लेकिन पेपर में बार बार आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला बीएसआर कब और कहां पर स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा 1986 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के ट्रायंगल पे लोकेटेड है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में स्थित है किस राजवंश के तहत बनाया गया था, यानी किन शासकों ने इसको बनाया था। तो कंदरिया महादेव को बनाने वाले जो वंशज थे या डायनेस्टी थी वो थे चंदेल डायनेस्टी। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच्ड करेक्टली। तो यहाँ पे कुछ डांसेस लिखे हुए हैं, आप जो भी डांसेस हैं ये सारे के सारे क्लासिकल डांस है, और इंडिया में जो क्लासिकल डांसेस हैं दोस्तों उनकी संख्या टोटल 8 मानी जाती है, ठीक है। अब वो क्लासिकल डांस किस स्टेट से रिलेटेड है। अब आपसे पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है इनमें से कौन, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का होता है, बिल्कुल सही है। कथकली ये कर्नाटक, इसने लिख दिया, ये गलत है। कथकली कहाँ का होता है, केरला का होता है। ओडिसी उड़ीसा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, तो ये बाकी 3 यहाँ पे सही है। एक बार फिर से समझ लो, इंडिया के जो 8 क्लासिकल डांस हैं उनमें से सबका और उनके स्टेट का नाम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भरतनाट्यम की, जो तमिलनाडु में, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कुचिपुड़ी की, जो आंध्र प्रदेश और कहाँ पर होता है,
तेलंगाना में। फिर कथकली और मोहिनीअट्टम 2 क्लासिकल डांस होते हैं केरला में। फिर एक होता है कथक, बड़ा ही फेमस डांस है नॉर्थ इंडिया का, स्पेशली यूपी में। इसके बाद आपका होता है ओडिशी, उड़ीसा में। सत्रिया वो होता है आपका आसाम में, और एक होता है आपका मणिपुरी जो कि मणिपुर में। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? तो अली अकबर खान जो है सरोद वादक थे, इनके पिता भी बड़े ही फेमस सरोद वादक थे। तो ये किस घराने से थे? तो याद रखिएगा मैहर घराने से। यहाँ पे समझिएगा इनके पिता का नाम था उस्ताद अलाउद्दीन खान, जिन्होंने इस मैहर घराने की स्थापना की थी। तो एक क्लासिकल म्यूजिक का एक पार्ट है सरोद, वही ये लोग बजाते हैं। इसके बाद दोस्तों अब कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? करंट अफेयर दिल्ली पुलिस बहुत ज़्यादा फोकस करेगी। 1 साल का पूरा करंट अफेयर आपको पढ़कर जाना है। मैं अपने प्रैक्टिस सेट में आपको जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक, जब तक आपका पेपर होगा, सारा का सारा करंट अफेयर, उसमें जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, जो 100% पेपर में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं को कवर करेंगे। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो समझ लो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट अवार्ड होता है। 1992 में स्टैब्लिश किया गया था, तब इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बोलते थे, और विश्वनाथन आनंद पहले आदमी थे जिनको कि यह पुरस्कार दिया गया था। लेकिन 2025 के लिए 4 भारतीय खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया। उनमें एक नाम आपको यहां पे दिख रहा है, वो है हरमनप्रीत सिंह, जो कि हमारे हॉकी इंडिया टीम के कैप्टन थे। इसके अलावा डी गुकेश, मनु भाकर और प्रवीण कुमार, इन 3 लोगों को और मिला था खेल रत्न पिछले मतलब इस साल। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2025 में नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो याद रखिएगा हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2025 में ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो नाम उसका याद रखिएगा इंडोनेशिया। दोस्तों ब्रिक्स दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक ग्रुप है, जिसका पहली बार ऑफिशियल मीटिंग 2009 में हुआ था। ब्रिक्स में 5 देश आते हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब ये 5 देश लगातार पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, या एक तरीके से कह सकते हो कि पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, और इनके परफॉर्मेंस को देखकर दुनिया के और भी देश लगातार इसके मेंबर बनने की कोशिश में बने हुए हैं। और 2025 जनवरी में क्या हुआ? इंडोनेशिया इसका 10वां फुल मेंबर बना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, खो खो विश्व कप 2025 के महिला और पुरुष दोनों फाइनल किस देश ने जीते? दुनिया में पहली बार खो खो वर्ल्ड कप हुआ, और ये हमारे देश में हुआ। तो ये तुम्हारे एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी को जो जीतने वाली टीम है वो हमारे देश की है। तो ये याद रखिएगा भारत। अब ये पूरा का पूरा जो है टूर्नामेंट था दोस्तों, यहाँ पे आप देखिएगा कि महिला के फाइनल में भारत ने नेपाल को हराया, जबकि वही पुरुषों के फाइनल में हमने जो है कि किसको हराया? तो हमने नेपाल को पुरुषों वाले में भी हराया। तो नेपाल दूसरी भी इंपॉर्टेंट टीम थी खो खो में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, कि हमने नेपाल को मेल में भी और फीमेल में भी हराकर ये चीज जीता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मंत्रालय ने 22 जनवरी 2025 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई है? तो देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को वर्ष 2015 में हरियाणा के पानीपत से भारत के प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया था। अब रिसेंटली इस योजना के 10 साल हो गए हैं। तो 10 साल होते ही इसको कौन सा मंत्रालय देखता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को? तो ये याद रखिएगा जो हमारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज कंप्लीटेड द तिएनशान संगली टनल, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल एट 22.13 किलोमीटर इन जनवरी 2025? कुल मिलाजुलाकर दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे पुल किस देश ने बनाया है? तो वो याद रखिएगा चाइना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जनवरी 2025 में WHO से हटने का फैसला किया? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसकी गतिविधियों को या कार्य करने के तरीकों को लेकर अमेरिका को ऐतराज है।
वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तो हर चीज से ऐतराज है। तो इन्हीं सबको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने बोला कि वो WHO में नहीं रहेंगे। तो याद रखिएगा कौन सा देश WHO से बाहर हुआ है, अमेरिका। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि प्रबोवो सुबियांटो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो वो देश है आपका इंडोनेशिया। हमारे देश में एक ट्रेडिशन चलता है, हम लोग जब 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में, उस दिन के सेलिब्रेशन में दुनिया के किसी और देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं या फिर कह लो हेड होते हैं, उनको एज अ चीफ गेस्ट के रूप में हम बुलाते हैं। तो 2025 में हमारे चीफ गेस्ट थे प्रबोवो सुबियांटो, जो इंडोनेशिया के क्या थे, प्रेसिडेंट थे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक साल जनवरी महीने में किस तारीख को मनाया जाता है? तारीख याद रखिएगा 25 जनवरी। दोस्तों ये जो 25 जनवरी को ही हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, उसका कारण है इसी तारीख को हमारा जो नेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। और भारत के पहले जो नेशनल कमिश्नर थे इलेक्शन कमीशन के, उनका नाम था सुकुमार सेन। और अब कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे इस समय भारत के राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? इसके बाद दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का ये आखिरी क्वेश्चन है, 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उसका नाम याद रखिएगा, उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड भारत में 27 जनवरी को इसको लागू कर दिया। अब बात करते हैं जो यूसीसी होता है उसका मतलब क्या होता है। तो यूसीसी देखिए, समान नागरिक संहिता हमारे संविधान के डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको राज्य के नीति निदेशक तत्व बोलते हैं, उनके अंतर्गत आर्टिकल 44 में उल्लेखित है। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि जहां पर भी ये यूसीसी लागू होगा वहां पे जो कोई भी व्यक्ति रहेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, वहां पर विवाह, तलाक, उत्तराधिकार या गोद लेने से संबंधित जो भी नियम होंगे वो सबके लिए एक समान होंगे। और बहुत जल्द पूरे भारत में इस तरह के कानून को लागू करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन इस दिशा में पहला राज्य जिसने कारनामा अपना कर दिया है वो याद रखिएगा, उत्तराखंड। दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट 1। इसमें अगर आपने स्कोर किया मेरे साथ, ये लगा लो 35 से 40 के बीच, तो आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है दोस्तों। और इस तरह के और भी प्रैक्टिस सेट अगर आपको चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि जो मैंने स्टैंडर्ड मेंटेन किया है क्वेश्चंस का, या फिर इसमें जो मैंने क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के ऐड किए हैं, वो प्रोबेबल है कि आपसे दिल्ली पुलिस में पूछा जाए। तो कमेंट बॉक्स में क्या बताना है आपको कि इस तरह के और भी प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जी दोस्तों कि इस पूरे क्लास की, पूरे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से। तो आप वहाँ पे जाओगे, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा वीडियो के नीचे। तो आप वहाँ से जाना रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ पे आपको फ्री में इस पूरे जितने भी स्लाइड्स मैंने पढ़ाए, क्वेश्चंस, उसके एक्सप्लेनेशंस, आंसर्स, सब आपको वहाँ से मिल जाएगा। इस तरह के और भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो, करंट अफेयर्स के वीडियोस देखना चाहते हो, और चैनल पे पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा, और जो भी वीडियोज़ आपको पसंद आएगी उसको लाइक भी करते रहिएगा।